एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर जो कि इकोनॉमिक्स का है, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। ये बहुत ही इजी चैप्टर है इकोनॉमी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। The state of Maharashtra came into existence on May 1960. The state of Maharashtra economy has action as a distinct status, a result of a collective efforts of its people. मीन्स कि हमारा जो अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, मीन्स जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है वो कब बना 1 मई 1960 में। और इसके इकोनॉमिक में बहुत सारे डिफरेंसेस आए और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हुआ इसमें बिकॉज ऑफ द जो एफर्ट किए इसके डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में रहने वाले लोगों ने, उसकी वजह से। अब क्या दिया गया है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, इसका जो इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र जैसे कि चीज़ों को डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स है। टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है महाराष्ट्र स्टेट अकॉर्डिंग टू 2017 एंड 18। और इसमें 6 रेवेन्यू डिविजन्स है, मीन्स जो मेन रेवेन्यू डिविजन्स है जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स दिए गए इकोनॉमी के महाराष्ट्र के जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या दिया गया है, जो महाराष्ट्र है वो सेकंड पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का, और उसमें क्या है 11.24 करोड़ लोग रहते हैं। अभी कौन से सेंसस का बता रहे हैं, 2011 का। उसके बाद क्या दिया गया, महाराष्ट्र जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, जिसमें कितने एरिया हैं 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। थर्ड हमारा क्या दिया गया इसकी फीचर्स में कि ये बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 45.20% पॉपुलेशन है वो टोटल किसका, महाराष्ट्र का। अब अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से इसमें 929 फीमेल्स है और 1000 पर मेल्स है। इसका क्या है, सेक्स रेशियो बताया गया है। फिफ्थ हमारा दिया गया लिटरेसी। लिटरेसी हमारा कितना है, इसमें कितने लिटरेट लोग हैं वो दिया गया है। तो 82.3% कितने लोग हैं, लिटरेट है इसमें। और क्या दिया गया, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2016 और 17 के हिसाब से स्टेट का जो हाईएस्ट जीएसडीपी है, मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम, हम सबसे ज़्यादा है अगर अलग स्टेट से कंपेयर किया जाए। 7 पॉइंट दिया गया है, द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज, मीन्स इसके अलग अलग कैरेक्टर्स है इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र के, जैसे कि एबिडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सेकंड, अवेबिलिटी ऑफ स्किल्ड पावर, मैन पावर, बहुत ज़्यादा स्किलफुल मैन पावर्स है महाराष्ट्र में। और नेक्स्ट थिंग हमारा दिया गया टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र में मुंबई सिटी है और फिर बहुत सारे ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी निकल रही है न्यू। और डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है। ये सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। उसके बाद क्या दिया गया, महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन मीन्स टूरिस्ट प्लेस, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है वो डेवलपमेंट के लिए, जो कि स्किल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट वगैरह की जाते हैं उसमें टूरिज़्म की वजह से। अब महाराष्ट्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अलाइड एक्टिविटीज़ भी, अलाइड एक्टिविटीज़ मीन्स जो आप कैटल वर्क मीन्स गाय भैंस को पालना, उसके मिल्क को यहाँ से वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो सारी चीज़ें को अलाइड एक्टिविटी बोली जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017 और 2018 के सर्वे के हिसाब से जो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ है टोटल ग्रॉस प्रोडक्ट के जीएसवी, वो हमारा 12.2% है। किसके हिसाब से, 2017 और 18 के हिसाब से। और 2016 के और 17 के हिसाब से 15.3% है। मीन्स कि यहाँ पे डेली डिक्लाइनिंग हो रहा है, मीन्स कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वहाँ पे जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू मीन्स जो हमारा स्टेट का एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जैसे कि
पहले 12.2% था, अभी क्या हो रहा है 15.3%। तो अकॉर्डिंग टू जैसे कि 2016 में कम हो गया ना, क्योंकि 12 हो गया, और 2001 और 2 में कितना था वो 15.3% था। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए जो कि एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेस की जाती है। वो क्या दी गई है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा जगहों पे ये प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं। जैसे कि दिया गया डिक्रीज इन एवरेज साइज ऑफ अ लैंड होल्डिंग्स लीड्स टू लो फॉर्म प्रोडक्टिविटी। मीन्स कि बहुत ज़्यादा कम साइज़ मिलता है, लैंड मिलता है प्रोडक्ट करने के लिए, मतलब फार्मिंग करने के लिए लैंड की कमी है। सेकंड थिंग हमारा क्या दिया गया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मीन्स एक छोटा सा खेत होता है, उसी में बहुत ज़्यादा लोग उसके राइट होते, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्जिनल फार्मर्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मार्जिनल फार्मर्स को अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाए, मीन्स अगर एक खेत है उसमें 4 जन उसको फार्मिंग करते हैं, तो उस छोटे से खेत में 4 जन फार्मिंग करते हैं, मीन्स फार्मिंग तो कम हो जा रही है ना, तो इसके लिए दिया जाता है मार्जिनल फार्मिंग। एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है केमिकल का, पेस्टिसाइड्स का, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा हार्म होता है। इन डेप्थनेस मीन्स एग्रीकल्चर वालों को, जो खेती करते हैं किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा उधारी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लैंड रिफॉर्म्स, एडवर्स क्रॉप पैटर्न। मीन्स कि जो किसान होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो न्यू एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं, तो उनको एडवर्स क्रॉप पैटर्न में कैसे इम्प्लीमेंट करते, लैंड को कैसे यूज़ करते, ये सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से एडवर्स क्रॉप पैटर्न का प्रॉब्लम होता है, चीज़ों को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। सेकेंड थिंग हमारा दिया गया है इनएडिक्वेट एंड ड्राई लैंड। मीन्स कि सूखा पड़ जाना या फिर पानी की कमी होना, दूर दूर तक पानी नहीं पहुंच पाता है, ये भी प्रॉब्लम होती है। पैसों की कमी होती है कि इंसान अच्छे अच्छे सीड्स नहीं खरीद पाता, फर्टिलाइज़र्स को नहीं बाय कर पाता, जिसकी वजह से उसकी खेती प्रॉपर नहीं होती है। और इम्प्लीमेंटेशन मीन्स रूरल डेवलपमेंट्स के लिए इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस भी होता है, प्रॉपरली जो किसान होते हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, इसकी वजह से लैक ऑफ, मीन्स किसान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करे, एडवर्टाइजमेंट करे। और क्लाइमेटिक चेंज मीन्स जैसे कि धूप, गर्मी, बारिश, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं, कभी बारिश नहीं होती तो प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं। तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसको होती हैं, एग्रीकल्चर में। सेकेंड थिंग हमारा दिया गया कुछ ऐसे मेजर्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ली गई है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। जैसे कि दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड्स एज रिजनेबल रेट। मीन्स की क्वालिटी ऑफ सीड्स को अच्छे से रीज़नेबल रेट पे डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि कई बार ऐसा होता है सीड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको कम प्राइस में सेल करना। इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मीन्स कि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के शॉप्स वगैरह नहीं होते, इसीलिए अच्छे से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की अच्छे से अच्छी वाटर फैसिलिटीज़ दी जाए लोगों को। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पम्प्स और इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड की ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर रही है गवर्नमेंट की लोगों को एग्रीकल्चर पम्प्स वगैरह प्रोवाइड की जाए, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली उनको मिले। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों की। फिर कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट्स में कुछ ऐसे पॉलिसीज़ भी निकाली गई हैं जो कि हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जो कि इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मास मीडिया के द्वारा, मीन्स कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि एग्रीकल्चर कितना प्रॉफिटेबल है और लोगों को एग्रीकल्चर करना चाहिए, इसके रिलेटेड भी ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट स्प्रेड कर रही है। थर्ड थिंग हमारा दिया गया है, सेकेंड थिंग इंडस्ट्री दिया गया है। महाराष्ट्र का इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेट है, और जो कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा प्ले करता है रोल, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है जो कि प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है और अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल लेवल में भी इकोनॉमिक का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है महाराष्ट्र में।
जैसे कि दिया गया है इट हैज़ अ पोटेंशियल एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फॉर द फार्मिंग सेक्टर, और it leads a diversification of markets, generates higher incomes at higher productivity. As per the मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे मार्केटिंग किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट्स को जनरेट किया जाता है, हायर इनकम कैसे कमाया जाए, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए हायर लेवल पे। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। अकॉर्डिंग टू 2017 के हिसाब से और 16 से 17 के हिसाब से जो एनुअल सर्वे हुआ था इंडस्ट्रीज़ का, उसमें क्या पता चला कि महाराष्ट्र के जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो टॉप पोजीशन पे है, और इनका जो शेयर है, नेट वैल्यू है, वो भी बहुत ज़्यादा है, 18% है। इसकी वजह से महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट चॉइस है डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स का। मीन्स कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर हमारा दिया गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई क्या होता है? इन द अर्ली 1990s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म्स कैपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन सेक्टर्स. The Liberalization Act of 1991 cleared at the path of FDI. Maharashtra has been constantly ranked as the number of one investment in the destination of India. इजीली मैं आपको बताऊं तो एफडीआई जो है वो एक पॉलिसी टाइप में हो गया, जो कि इंडिया में कब आई थी? अप्रैल में आई थी। 1990 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इसको। इसमें क्या होता है? एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन के लोग होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में या फिर बहुत इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और अपना शेयर खरीदते हैं, जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प होती है, और इंडस्ट्री में जिन लोगों को पैसे की कमी होती है उनको भी पैसे मिलते हैं। तो इन सिंपली एफडीआई क्या होता है? ऐसा फिक्स्ड फॉरेन लोग जो होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और जितना भी उनका प्रॉफिट होता है इंडस्ट्री में वो उनको मिलता है। तो यही इतनी चीज़ें दी गई है एफडीआई में। अभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अब जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे प्रॉब्लम तो होना ही है, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कि फेस करने पड़ते हैं। पहला दिया गया है डिले इन गवर्नमेंट प्रोसीजर। इंडस्ट्रीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं उसके कुछ पॉलिसीज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने में, उसके प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सेकेंड पॉइंट दिया गया लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट। मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की कमी होती है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अच्छे अच्छे स्किल्स नहीं होते और इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब जैसे कि चीज़ों को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो हम लोग नॉर्मली पढ़ते लिखते हैं, वो हम लोग रीड आउट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं होता है, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी, नई अपडेटेड टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसकी वजह से लोगों हर किसी को उस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है प्रॉपर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो न्यू एंटरप्रेनर्स आ रहे हैं उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होता है कि वो लोग अच्छे से इंडस्ट्री को रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम हो गया। रीजनल इम्बैलेंस, कहीं पे कुछ ज़्यादा इंडस्ट्री है, कहीं पे कम इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फिर हमारा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है, क्या दिया गया है? कुछ मेजर्स हैं जो कि पॉलिसीज है गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है। फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट क्या दिया गया है? सिंगल विंडो सेल इनिशिएटेड टू प्रूव ऑल क्लियरेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टर। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है कि सिंगल विंडो सेल मीन्स कुछ प्रोसीजर्स है, ओनली कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ ही शॉर्ट इन्वेस्टर्स है, जो बहुत ज़्यादा कम पॉलिसी की रूल्स किए जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद क्या दिया गया? महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलेशन, तो उसको वॉज प्रोड्यूस टू प्रोवाइड ऑनलाइन कंसिडरेटेड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। मीन्स कि इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को कैसे इन्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्री में, उन सारे प्रोसीजर को अच्छे से बताया जाता है इसमें। तो वो कौन सा पॉलिसी है? MAITRI, ठीक है। अब सेकंड हमारा दिया गया है अवार्ड्स फॉर
export performance. For example, space rent subsidized or provided to small scale industries to encourage participation in international exhibition. मीन्स इसमें थर्ड पॉइंट में क्या दिए गए, कुछ अच्छे अच्छे प्रोसीजर्स परफॉर्मेंस जो कि बताए जाते हैं पीपल लोगों को स्मॉल स्केल पे, जो कि एनकरेज करता है लोगों को पार्टिसिपेशन करने में, और अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है. क्रिएशन ऑफ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ टू बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ. इंडस्ट्रियलाइजेशन को अच्छे से सेटअप करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए आउटसाइड में SEZ किया जाता है, जो कि क्रिएट करता है क्या, इकोनॉमिक जोन्स को इंक्रीज करता है. अब MCIDP जो है वो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑल ओवर द स्टेट, जो कि स्मॉल और मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए. ठीक है. सर्विस सेक्टर क्या होता है? सर्विस मीन्स जो हम सर्विस देते हैं लोगों को, वो सर्विस हो गया. सर्विस सेक्टर बहुत सारे कंसिस्टेंस है उसके. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस देते हैं हम, वो भी एक सर्विस हो गया. टूरिज़्म लोग आके हमको जो हम उनको जो सर्विस देते हैं वो हमें जो हम उनको सर्विस देते हैं. फॉर एग्जांपल उनको गाइड करना अच्छे से, उनको होटल की फैसिलिटीज़ देना, तो वो सारी चीज़ें हो गई. रिटेल बैंकिंग हो गया, बैंकिंग का जो फैसिलिटी होता है वो हो गया हमारे पास सर्विस हो गया. एजुकेशन और सोशल सर्विसेज, तो ये सारी सर्विसेज क्या इंक्लूड करते हैं, बिजनेस और एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के साथ होते हैं. सर्विस सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट में जनरेट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इकोनॉमी का. इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है सर्विस सेक्टर में वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में होता है, जो कि हाईएस्ट कंपेयर किया जाता है इकोनॉमिक सर्विस सेक्टर में इकोनॉमी के लिए. और अकॉर्डिंग टू 2017 और 18 सर्विस सेक्टर हमारा कितना था, 54.5%. और द कोर एरियाज मीन्स जो मेन एरिया है ये डेवलपमेंट के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज डेवलप की गई, जैसे कि फिनेच हो गया, ITI सेक्टर हो गया, IT सेक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट सेक्टर थे उसको एक्सपांड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर को इन्फॉर्मेशन दिया गया, और ज़्यादा से ज़्यादा IT फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया. फिर हमारा दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में मीन्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल लाइट इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अच्छा होना, वाटर फैसिलिटी अच्छा होना, सोशल इकोनॉमिक को डेवलप करना स्टेट के, और जो कि अराउंड का एरिया है उसको अच्छे से रखना, स्टेट डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जॉब फैसिलिटीज़, ये सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं. इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कब होता है, जब टूरिज़्म आते हैं तब. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और इसके कुछ टाइप्स है जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पैसों से रिलेटेड होता है, जैसे एनर्जी या फिर ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ और एजुकेशन से. आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. पार्ट 1 था. थैंक यू. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते. थैंक यू.